जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। बॉम्बे आओ, जो काम अच्छा लगे वही करो। कम से कम उसके पैसे तो मिलेंगे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, विद इन 4 months आफ्टर हिज टॉक दिस जनरेशन ऑफ एक्टर्स शिफ्टेड टू बॉम्बे। मुंबई में जो पूरे शुरुआती दिन रहे थे वो कुछ अच्छे भी नहीं गुजरे, क्योंकि थिएटर कर नहीं रहा था, बिजी नहीं था। तो इसलिए दिमाग, खाली दिमाग करे तो क्या करे, कहाँ जाऊँ मैं, तो स्टूडियो घूमता रहता था। वो 93 to 97 those were not great years। मतलब दिल्ली में संघर्ष करते हुए, थिएटर करते हुए बड़ा मजा आता है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। और वहाँ पे हाथ पकड़ने वाले काफी लोग होते थे। और शहर में हर इमारत आपको छोटेपन का एहसास दिलाती है। करेक्ट। हर गुजरती हुई गाड़ी आपको तुच्छ समझती है। सही बात है, सही बात। तो ये शुरुआती दिन थोड़े से कठिन रहे थे। एक पोर्टफोलियो कराया था मैंने किसी से, वो भी कमरे में किसी ने खींचा था। वो 6-7 फोटो लेके जाता था, तो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर कहता था कि फोटो रख दो। और हम सब लोगों को पता था कि ये इस फोटो का क्या होने वाला है। हमारे जाते ही उसको डस्टबिन में फेंक दिया जाता था। तो काम मांगे तो किससे मांगे, किससे बोलें कि हमने इतने साल थिएटर किया, हमारे माथे पे तो लिखा नहीं हुआ था। हम सोच रहे थे कोई एक आध काम मिले जहाँ पे हम अपने आप को साबित कर सकें। एक सीरियल में मुझे लिया गया, मुझे याद है परिल के पास शूटिंग थी, और कैमरा फेस किया मैंने। एक टेक के बाद कानाफूसी शुरू हो गई। डायरेक्टर, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कैमरामैन दूसरे कमरे में। फिर एक सबसे 3rd 4th असिस्टेंट को मेरे पास भेजा गया ये बोलने के लिए कि भैया कपड़े उतार दो, आपका काम पसंद नहीं आ रहा है। फिर मुझे भेज दिया गया। मगर आप भी लगे रहे, क्या करें, कोई और ऑप्शन नहीं था। और फिर उसके बाद आपने एक सीरियल किया जिसका नाम था स्वाभिमान। जी, भट्ट साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने सोफे से उठ के खड़ा होके मेरा एक एपिसोड देखने के बाद 10 लोगों के सामने कहा कि ये आदमी जो है ये बहुत बड़ा एक्टर है। और उन्होंने उसी समय कहा, ये शहर छोड़ के नहीं जाना, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है मुझे कि तुम हताश हो रहे हो। ये शहर छोड़ के मत जाना, ये शहर तुमको बहुत कुछ देगा। वाह। वाह। 10 एपिसोड करने वाले थे आप स्वाभिमान के, आपने 250 से ऊपर एपिसोड किए। 10 एपिसोड की शूटिंग कर दी मैंने। 1,500 रुपया पर एपिसोड था। तो उसके हिसाब से मुझे पैसे धीरे धीरे मिल रहे थे, और जब मैं खुश था। एंड 20,000 25,000 रुपये महीने के मुझे हो जाते थे। और उसके बाद मैंने हॉलीडे इन में जाना शुरू किया। अच्छा। हिम्मत। अच्छा। वो मूछ वाला एक दरबार हुआ करता था। वो अब मैं उसको बिना किसी डिस्कम्फर्ट के क्रॉस कर जाया करता था। अच्छा, उससे पहले डर लगता था। उसके पहले डर लगता था। किसी भी ऑटो को आप रोक सकते थे, ये रोको, हम इसको बताते भी नहीं थे कहाँ तक जाना है। पहले कभी अगर ऑटो लिया भी था तो पता होता था कि 5 रुपए है, यहाँ जाके उतर जाऊंगा। करेक्ट। उतने ही पैसे हैं। ये है कि पॉकेट की तरफ देखना थोड़ा बंद किया हमने। और फिर 1998 में एक फिल्म आई जिसने आपकी किस्मत को पूरा पिटारा बदल दिया, एंड दैट वाज सत्या। Wherever he is, if he is watching this program, Ram Gopal Verma, I mean, I will always be indebted to him, always। मैं गया था दौड़ में, परेश रावल के हेंचमैन का रोल था। और मुझे बताया गया था कि इसके 35,000 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा यार कर लूँगा यार, अब इस पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या किया है? रामू ने मुझसे पूछा। मैंने कहा सर बैंडिट क्वीन किया था। कहते आई हैव सीन बैंडिट क्वीन, व्हिच रोल यू हैव डन? मैंने कहा सर मान सिंह। एंड ही गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर, ही सेड कि डोंट टेल मी दैट, आई हैव सीन दैट फिल्म मोर देन 5 times, यू डोंट लुक लाइक मान सिंह। Yes sir, I have changed myself for the role. Don't do this film. I'm going to make a film with you. You know, I'll cancel everything. I'm going to make a film with you right now. I'm going to announce it. Wow.
तो मैंने कहा सर प्लीज ये रोल करने दीजिए मुझे। पता नहीं दूसरी बने या नहीं बने। तो मैंने दौड़ का भी रोल किया और साथ साथ सत्या भी उसके बाद जो हुई वो भी की मैंने। दोस्तों, मेरी आज की दूसरी मित्र एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है। इनकी सोच में गहराई है जो इनकी अदाकारी में झलकती है। इनकी कला की तीव्रता प्रमाण है इनकी अतुलनीय प्रतिभा का। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक, प्लीज वेलकम द एवर ग्रेशियस नेशनल अवार्ड विनर तब्बू। That's it, तब्बू। तब्बू जी, आपका पूरा नाम मुझे पता लगा है, तबस्सुम फातिमा हाशमी। बोलते बोलते एक शिफ्ट निकल जाती है। तब्बू क्यों सोचा? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है तबस्सुम हाशमी। एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था, ये मेरा पेट नेम है। मुझे घर में तब्बू बुलाते हैं, तो देव साहब को लगा कि बहुत अनयूजुअल और क्वर्की नाम होगा। हाँ। और यही रखो। हाँ। तो मैं बहुत छोटी थी, कुछ समझ में नहीं आया, तो अच्छा ठीक है यही रखते हैं। तो फिर वो रह ही गया। बहुत अच्छा, खूबसूरत। मेरी साइज के लिए छोटा है शायद। तो तबस्सुम जी, आपने थिएटर तो नहीं किया? डर लगता है थिएटर से, तो मतलब ये स्टेज इतना ही, मतलब मैक्सिमम स्टेज जो मैंने किया है वो ये स्टेज किया है। बाय द वे, इत्तेफाकन हमारी आपकी पहली फिल्म में मैं था। यस। और फिल्म का नाम था हम नौजवान, देव साहब की फिल्म थी। जब मैं चाइल्ड आर्टिस्ट थी, तो जब ये इन्होंने चाइल्ड मुझे आर्टिस्ट, तब से देखा है। तब से मैंने देखा है, और जज्बात वो नहीं रहे। तो फिल्मों का इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि आप यू आर रिलेटेड टू शबाना जी एंड थिंग्स लाइक दैट? एक्चुअली इंटरेस्ट कभी नहीं था। नहीं था। शबाना आंटी को, और एक्चुअली मेरे मम्मी के ब्रदर सिनेमाटोग्राफर ईशान आर्या बॉम्बे में रहते थे, तो उनसे मिलने हम हर साल आते थे। समर हॉलीडेज का हमारा डेस्टिनेशन बॉम्बे था। नवीन निश्चल जी के बच्ची की बर्थडे थी, वहाँ सुषमा आंटी आई थी, गोल्डी अंकल की वाइफ, उन्होंने मुझे देखा। जी, विजयानंद, वो मम्मी की फ्रेंड थी। उन्होंने कहा देव इज लुकिंग फॉर अ गर्ल टू प्ले द डॉटर। तो वो ऐसे ही, मतलब इतना कैजुअली हर चीज हो गई। आपने हम नौजवान की शूटिंग के प्रोसेस को या उस दौर को पसंद किया था, और यू डिड नॉट एंजॉय द? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी। आई नो, बहुत। हाँ, मुझे याद है। और देव साहब मुझे पिकअप करते थे। हाँ। शबाना आंटी के घर पे मैं रहती थी, तो ही यूज्ड टू पिक मी अप। और शूटिंग भी स्कूल यूनिफॉर्म में हुई थी, तो मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि मैं स्कूल में हूँ। हाँ। और मेरे स्कूल वाले हैदराबाद में, दे वर वेरी अपसेट। मम्मी को बुला के उन्होंने कहा कि देखिए आप डिसाइड कर लीजिए, आपको बच्ची को एक्टिंग करवानी है या फिल्मों में रखना है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो मैं बहुत स्ट्रेस हो जाती थी। आई डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब माय स्टडीज एट ऑल। मुझे पता ही नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है मेरे आसपास ना, ये करो ओके, एक्शन ऐसे होता है, करके निकल गई। और फिर देन आई नेवर वांटेड टू डू इट अगेन, क्योंकि मैं बहुत शाय लड़की थी। मुझे तो मतलब बात करना भी इतना, आई वाज नॉट वेरी गुड। अभी भी कुछ वैसा ही सोशल स्किल्स काफी अभी भी इनको वो चैलेंज सोशली चैलेंज्ड। मगर तेलुगु फिल्मों की ऑफर आती रही आपको। कूली नंबर 1 का जो तेलुगु वर्जन था, उसमें आपको ऑफर आई। वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी एक्चुअली। अच्छा। हाँ, जब प्रेम में डिले चल रही थी, हाँ, तो रामानायडू जी ने आके बोनी से कहा कि उसको ये तेलुगु फिल्म करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी फिल्म को। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई। हैदराबाद में भी शूटिंग थी, तो अच्छा, वो अच्छा लगा आपको एक्सपीरियंस, बिकॉज आप हैदराबाद में थी, घर के पास थी। सारे रिश्तेदार आ जाते थे, फिर शाम में घर चले जाती थी। आप लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी हैं, मैंने सुना। कितनी लैंग्वेजेस बोल लेती हैं? हिंदी, मराठी, तेलुगु, बंगाली, थोड़ी बहुत तमिल बोल लेती हूँ, और अंग्रेजी, ऑफ कोर्स। अंग्रेजी, तो 5-6 वाह हो ही मनोज, गई। आपको तो इतनी लैंग्वेजेस नहीं आती हैं। भोजपुरी जानता हूँ। मैंने सुना आप नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ हिंदी फिल्मों के लिए? शेखर
अंकल मैं बुलाती थी, अब तो उन्होंने मना कर दिया मुझे शेखर अंकल नहीं बुलाना। शेखर कपूर, हाउ स्ट्रेंज, आप दोनों की कुंडली में शेखर कपूर। या काफी एग्जैक्टली, हमने मॉरिशस में काफी बातें की हैं हमारे इस कॉमन कनेक्शन के बारे में। तो ही वाज कास्टिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड दुश्मनी, मोरानीस की फिल्म आप थी। भूल गई मैंने उसमें आपके भाई का रोल किया था। वो फिल्म तो फिर बनी ही नहीं। हाँ, और यही हेयर स्टाइल था मेरा उसमें। तो शेखर के साथ वो पिक्चर नहीं हो पाई, दुश्मनी नहीं हो पाई। फिर उसने मुझे देख के कहा कि मैं प्रेम बना रहा हूँ, अब तुमको मैं प्रेम में कास्ट करना चाहता हूँ। मैंने तब कहा नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे पढ़ाई करने दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने कहा कि ये सिर्फ तुम एक फिल्म कर लो, फिर तुम पढ़ाई कर लेना, आई विल पे फॉर योर स्टडीज, लेकिन डू दिस वन फिल्म बिकॉज यू आर परफेक्ट फॉर दिस रोल। तो फिर मैं बातों में आ गई और मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं, एक फिल्म की बात है। और मैंने मतलब सचमुच समझा था कि उस एक फिल्म के बाद मैं फिर से पढ़ाई करने चली जाऊंगी और फिर मेरी एक सिंपल सी लाइफ होगी, हैप्पीली एवर आफ्टर की टाइप की लाइफ होने वाली है, जो नहीं हुआ। फिर वो डिले होती गई, फिर मुझे कोई रास्ता नहीं मिला और फिर मैं इस सारे प्रोसेस को एंजॉय करने लगी। बट यू लव्ड डूइंग मकबूल। या उधर आपने अपना यू फेल्ट कंफर्टेबल। मकबूल के कैरेक्टर इट रियली कॉल्ड आउट टू मी। मैं उसको ना करूं ये हो ही नहीं सकता था, you know? आपको पता है कि मनोज वाजपेयी ने बहुत कोशिश की थी मकबूल का हिस्सा बनने की और बहुत धक्के खाए थे इन्होंने विशाल भारद्वाज जी के यहाँ। ऐसे मत बोलिए। बिल्कुल, मैंने विशाल को कहा था एंड में, यार तू चाहेगा ना, तो जैसे मंदिर में रेंग के जाते हैं ना मन्नत मांगते हुए, हैं मन्नत पूरी करने के लिए ऐसे करके, मैं कसम से कहता हूँ मैं अभी आ जाऊंगा। अच्छा, अभी आ जाऊंगा, तू मुझे रोल दे दे। तो उसके दिमाग में ये था कि मैंने सत्या बहुत बड़ी हिट थी और वो इतनी बड़ी कल्ट हो चुकी थी, तो ही वांटेड स्पेशली योर कैरेक्टर, भिक्कू मात्रे इसके कारण जो है सत्या से फायदा मुझे आज तक हो रहा है, लेकिन उससे नुकसान भी कुछ हुए हैं, तो जिसमें से मकबूल भी है। आई वाज समवेयर वेरी सैड कि यार इसने मुझे, विशाल ने मुझे रोल नहीं दिया। आपने माचिस की, you found again a character, and then came an unusual film called Chandni Bar. उसकी कास्टिंग कैसे हुई थी? एक्चुअली आर मोहन मेरे पास आया एक दिन और कहा कि एक लड़का है, मधुर भंडारकर उसका नाम है, उसने एक स्क्रिप्ट लिखी है, तुम्हारा सोच के लिखा है, तो एक बार बस पढ़ लो। तो फिर मैंने पढ़ी वो स्क्रिप्ट, मैं आधी पढ़ी और बहुत डिस्टर्बिंग थी। एक तो ये बार कल्चर और ये सब बहुत नया था मेरे लिए, ये अंडरबेली मुंबई की, तो मैं बड़ी शॉक हो गई कि ऐसा होता है, ऐसी भी चीज़ें होती है, ऐसी भी ज़िंदगी होती है। और मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग और पावरफुल फिल्म बन सकती है। तो फिर वो ले आए मधुर को मेरे पास और मुझे याद है कि स्क्रिप्ट के कवर पे ना मधुर ने मेरी तस्वीर भी चिपकाई थी। अच्छा। I still have that with me.